वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सुबह 7 बजे मिलता हूँ मंडे टू सैटरडे, और इस 7 बजे के शो में 4 सवालों के साथ 40 बातें आपको बताता हूँ। ऐसी 40 बातें जो आपके लिए संभावित हो सकती हैं एग्जाम में, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, वीओ की तैयारी करते हैं, आरओ की तैयारी करते हैं, तो 20 मिनट्स शो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे 60 से 70 मिनट मांगे हैं मेरे भाई, कि अगर आप मुझे 60 से 70 मिनट देते हैं तो पूरी की पूरी पॉलिटी आपकी प्रीलिम के लिए तैयार हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, और मेंस के लिए आपको सिर्फ आंसर राइटिंग सेशन करना होगा, उत्तर लेखन पर अभ्यास करना होगा, उत्तर लेखन के लिए कोई ना कोई एक बैच या कोर्स करना होगा, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक। तो इंडियन पॉलिटी यदि आप प्री के लिए 6 दिसंबर के लिए कंप्लीटली तैयार करना चाहते हैं तो आप शाम को 8 बजे, हमारी एक लक्ष्मीकांत सीरीज चलती है, इसमें प्रेसिडेंट तक हो गया है लगभग लगभग। प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासेस मौजूद हैं, ये देखिए। और ये 20 मिनट्स तो आप दिन में कभी भी देख लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह होता है, जरूरी नहीं है कि सुबह सुबह आप देख पाए। ठीक है। तो ये दोनों शो मिला के 60-70 मिनट है। इस 60-70 मिनट में मेरा दावा है कि अब 2-2.5 महीने में पूरी की पूरी पॉलिटी सीख जाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि संसद की विधायी शक्ति के बारे में विधियां बनाना सम्मिलित है। द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड्स मेकिंग लॉज। ठीक है। संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रकटित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति। कहा जा रहा है कि जो कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में नहीं है, ऐसे किसी विषय पर लॉ बनाने की अनन्य यानी एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट को। एक्सक्लूसिव पावर, अनन्य शक्ति मींस फिर पार्लियामेंट के अलावा और किसी को नहीं है ना। पहली बात। दूसरा, किसी देश के साथ की गई संधि, करार, अभिशमय, यानी किसी देश के साथ कोई ट्रीटी की गई, एग्रीमेंट किया गया, तो ऐसे में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, यानी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इस सवाल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक है, सुनना पड़ेगा मुझे, तभी आप इस सवाल को समझ पाएंगे। पहले लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अगर आप 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखें, संविधान की 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची अगर आप देखते हैं तो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये देखने को मिलेगा मेरे भाई, 7वीं अनुसूची में आपको ये देखने को मिलेगा कि 3 लिस्ट दी गई है। ठीक। एक यूनियन लिस्ट, जिसे आप संघ सूची के नाम से जानते हैं, यूनियन लिस्ट, संघ सूची। यहाँ पर एक सवाल में आपको 10 नहीं, आज 20 बातें पता चलेंगी। संघ सूची जिस पर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को है, यानी लॉ बनाने की पावर यूनियन को है। ठीक है। संघ सूची के विषय में ओरिजिनल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें 97 प्रविष्टियां थी, 97 सब्जेक्ट थे। राइट नाउ अगर आप देखते हैं तो 98 है। दूसरा आपका, जिसे आप कहते हैं स्टेट लिस्ट, यानी राज्य सूची, है ना। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर का है, यानी इस पर लॉ बनाने का अधिकार राज्य का है। ठीक। ओरिजिनली अगर आप देखें तो ओरिजिनली इसमें शुरुआत में ज़्यादा विषय थे, किसमें, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर, यानी राज्य सूची के विषय पर इसमें 66 विषय थे, और अभी इसमें 59 सब्जेक्ट हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जिसे आप कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, समवर्ती सूची के जो विषय हैं, इस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को है, यानी इस पर यूनियन भी लॉ बना सकता है, एज वेल एज इस पर स्टेट भी लॉ बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट में कुल कितने सब्जेक्ट हैं भाई? कंकरेंट लिस्ट में शुरुआत में 47 थे, अभी राइट नाउ इसमें 52 है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, 98, 59, 52, ये भी फैक्चुअल डेटा में पूछा जाता है आपके यहाँ। ठीक। ये कहीं कहीं किताबों में 161, 52 लिखा रहेगा, तो ये आलिया भट्ट का नंबर समझ के रटना नहीं है इसको, ये गलत है। ठीक है। जो रीसेंट चेंज है वो ये है। ठीक। 98, लेकिन एक बात समझिएगा, 97 का 98 नहीं हुआ, बीच में जोड़ा गया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ते हैं ना, वैसे बीच में जोड़ा गया है। अब आपने क्या देखा कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ यूनियन बना रहा है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट बना रहा है, और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ यूनियन और स्टेट दोनों बना रहा है, यानी केंद्र और राज्य दोनों बना रहा है। अब
समवर्ती सूची के विषय पर संसद और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, यानी पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव नहीं, राइट नहीं है। स्टेट लिस्ट पे स्टेट को राइट है। तो कौन सा विषय बचा जिस पर संसद को एक्सक्लूसिव है, अनन्य अधिकार है? तो यूनियन लिस्ट बची। संघ सूची के विषय बचे जिस पर संसद को एक्सक्लूसिव यानी केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है, केवल संसद को कानून। और साथ ही साथ ऐसे विषय जो इसमें नहीं दिए हैं, जो 7वीं अनुसूची में नहीं लिखे हुए हैं, ऐसे विषय जो भविष्य में पैदा होते हैं, जिन्हें आप रिमेनिंग सब्जेक्ट कहते हैं, जिन्हें आप अवशिष्ट विषय कहते हैं, या जिन्हें आप रेसिडरी सब्जेक्ट कहते हैं, उस पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद का है। यानी इस पर राज्य का, इस पर केंद्र राज्य दोनों का, इनके अलावा जो विषय निकल के आए उस पर संसद का एक्सक्लूसिव राइट है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका क्या लिखा है? ऐसे विषय जो समवर्ती या राज्य में नहीं है, विधि बनाने की पार्लियामेंट की क्या है, कैसे सब्जेक्ट पावर है, अनन्य शक्ति है। ठीक है, राइट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा वाला समझने के लिए एक बात समझना होगा आपको। अब एक सीधा सवाल अगर मैं आपसे करूं कि क्या पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है? सीधा सवाल। क्या संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आप इसका जवाब देंगे जी नहीं, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती। यानी पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकती जनरली, सामान्यतः। लेकिन क्या ऐसी कुछ स्पेशल सर्कमटेंसेस हैं, क्या ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो जी हाँ, ऐसी 5 विशेष परिस्थितियां होती हैं जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और वो 5 परिस्थितियां होती है आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 356। अब ये क्या है भैया? और आर्टिकल 250 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 250 है क्या ये? तो जब राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए और राज्यसभा अपने यहाँ उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करके किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर दे, तो ऐसे में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये क्या है? 2 या अधिक राज्य यदि किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर राज्य सूची के विषय पर लॉ बनाने के लिए रिक्वेस्ट करें, किससे? संसद से। 2 या अधिक राज्य अगर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद से रिक्वेस्ट करें तो ऐसे में बनाया जा सकता है। 253 क्या है? किसी इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 356 क्या है? प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 250 क्या है? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी यानी 352 के केस में, ये बात 250 में लिखी है, कंफ्यूज मत होइएगा। 352 के केस में यानी नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल के केस में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो मेरे भाइयों, ये ऐसी 5 परिस्थितियां हैं जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। हो गया काम यहाँ पर। तो जो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रीटी, किसी देश के साथ कोई संधि, करार, अभिसमय के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है, कोई ट्रीटी, एग्रीमेंट और कन्वेंशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। ठीक है, तो बात सही है कि नहीं? चाहे वो राज्य सूची का ही विषय क्यों ना हो, बिल्कुल बना सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी सही, आंसर हो जाएगा बी आपका, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मिलान वाले सवाल हैं। देखो, मिलान वाले सवाल से बहुत आयोग प्रेम करता है। आयोग का एक अपना अलग ही प्यार प्यार है मिलान वाले सवालों से। मैं तो अक्सर आपसे कहता हूं कि ये दोनों सवालों को आप जो पुराना ये एक किताब आती है ना जिसे आप घटना चक्र के नाम से जानते हैं, पूर्वालोकन के नाम से जानते हैं, पीसीएस की तैयारी करने वाले हर अभ्यर्थी के पास ये किताब होनी चाहिए। क्योंकि इसमें आईएएस के पुराने पेपर, पुराने क्वेश्चंस दिए गए हैं, पीसीएस के पुराने क्वेश्चंस दिए गए हैं, और अदर जो हिंदी स्टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो ये अगर आप ले लेते हैं
तो इससे सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व किया करिए, पूरी पॉलिटी कम से कम इससे आप सॉल्व करिए 2-3 बार, जितनी बार आपकी क्षमता है उतनी बार आप इससे पॉलिटी सॉल्व करिए, और सिर्फ पॉलिटी ही नहीं, सारे सब्जेक्ट सॉल्व करिए। तो जब यहाँ से सॉल्व करते हैं आप, तो जो ये मिलान वाले सवाल होते हैं और एशर्सन रीजन वाले सवाल होते हैं, कथन कारण वाले, इन सवालों का आप फोटो खींच लीजिए, और इन सवालों का फोटो खींच के और उसका पीडीएफ बना के उसका प्रिंट निकाल लीजिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाइए तो उसके 2-3 दिन पहले उसका अभ्यास कर लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए। मिलान का सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। चलिए, लिखा हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य से अपेक्षा की जा रही है। आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोविजन है, अनुच्छेद 39 राज्य से अपेक्षा करता है कि राज्य महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन करे। ग्राम पंचायतें, अनुच्छेद 40 में राज्य से अपेक्षा की गई थी कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल के मामलों में जर जोरू जमीन के मामले में भी सबके लिए एक जैसा कानून हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति या जनजाति को हो, ऐसी अपेक्षा 44 में की गई है। निःशुल्क कानूनी सहायता, ये आर्टिकल 39A में राज्य से अपेक्षा की गई है, ये पहले नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। तो ये 4 आर्टिकल आपके समक्ष हैं। अब पूछ रहा है कौन सा गांधीवादी, कौन सा समाजवादी, कौन सा उदारवादी, ठीक है, कौन सा उदारवादिक है, ठीक। तो एक बात समझिएगा जरा, ये दोनों उदारवादी उदारवादी, इधर भी उदारवादी ही लिखना चाहिए था, थोड़ा सा गलत लिख उठा है, उदार बौद्धिक या उदारवादी बौद्धिक, ठीक, दोनों सेम ही है ये। आप समझिए जरा, ये क्लासिफिकेशन कहीं नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये गांधीवादी है, समाजवादी है, लेकिन नेचर को ध्यान में रखते हुए हम क्लासिफाई करते हैं। ऐसी बातें जो सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस को इंश्योर करती हैं वो समाजवादी प्रिंसिपल कहलाती हैं, डीपीएसपी की। ये सब किसके प्रोविजन है? ये सब 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी के प्रोविजन है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। तो ऐसी बातें जो सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस को इंश्योर करती हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करती हैं, वो समाजवादी सिद्धांत कहलाती हैं। ऐसी बातें जो गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी विचारधारा से संबंधित हैं, वो गांधीवादी कहलाती हैं। जो उदार बौद्धिक यानी लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं, पश्चिमी उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा से संबंधित हैं, वो उदार बौद्धिक समझा कहलाती हैं। तो यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन जो है, एक समान कार्य के लिए समान वेतन, ये गांधीयन थॉट है, ये गांधीवादी अवधारणा है नहीं, ये समाजवादी अवधारणा है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। पंचायतें, ये डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। लोकल गवर्नमेंट के बहुत बड़े समर्थक थे गांधी जी, तो ये गांधीवादी अवधारणा है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता आप देखेंगे तो ये लिबरल प्रिंसिपल है, उदारवादी अवधारणा है, ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता, ये समाजवादी अवधारणा है, ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, समाजवादी अवधारणा। आप सोच रहे होंगे सर समाजवादी तो कहीं लिखा ही नहीं है। चलो ठीक है, मान लो मैं चलो इसमें इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, सवाल कभी कभी हो जाता है भाई, जो लोग टाइप करते हैं वो भी इंसान ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो, हाँ, आए हैं पूरी तरीके से भगवान बन के। ये मान लो यहाँ मैंने सोशलिस्ट लिख दिया, चलो ठीक, अगर मैं यहाँ भी उदारवादी लिख देता तो सवाल थोड़ा गलत नजर आता, तो इसलिए यहाँ मैंने सोशलिस्ट लिख दिया, तो इसको आप इससे मिला दो, ठीक है। ऑप्शन में अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अपने को कंटेंट समझना था ना, अपने तो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझना था, व्याख्या समझनी थी। मेरी भावनाओं को आप समझ चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बाकी मिल रहा हो तो ठीक है, नहीं मिल रहा हो तो कोई बात नहीं, ठीक। ये आप समझे ना, समान कार्य के लिए समान वेतन सामाजिक आर्थिक न्याय को स्थापित करता है, इसलिए समाजवादी है, ठीक है। ग्राम पंचायतें गांधीवादी हैं, समान नागरिक संहिता उदारवादी है, निःशुल्क कानूनी सहायता समाजवादी सिद्धांत है, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा। चलो आगे आते हैं अब हम लोग। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय, हु हैज द पावर टू डिसाइड इलेक्शन पिटिशन फॉर द स्टेट। राज्य के लिए निर्वाचन याचिका की बातें यहां पर हो रही है, किसके लिए? स्टेट के लिए, यानी राज्य के लिए निर्वाचन याचिका। तो समझिए जरा सा, यदि यूनियन के लिए निर्वाचन याचिका की बात की जाए, ठीक, तो यूनियन में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित, इनके निर्वाचन से संबंधित कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो उसके लिए मूल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद का निपटारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा, बाकी नहीं करेगा। इवन एमपी की यदि आप बात करें और एमएलए की यदि आप बात करें, तो उसके लिए
सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट का ये जुरिस्डिक्शन है कि हाई कोर्ट एमपी और एमएलए, एमपी एमएलए यानी विधायक और सांसद से संबंधित कोई निर्वाचन विवाद है तो उसके लिए मूल कोर्ट हाई कोर्ट है। तो यहाँ राज्य की बात की जा रही है, तो राज्य की बात यानी राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उन्हें आप एमएलए कहते हैं या एमएलसी कहते हैं। एमएलए एमएलसी से संबंधित अगर कोई निर्वाचन विवाद है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय उसका निपटारा करती है? नहीं, गलत हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन क्या उसका निपटारा करता है? जी नहीं, गलत हो जाएगा। संसद? जी नहीं, गलत। कौन सा सही होगा? हाई कोर्ट आपका राइट आंसर होगा, यानी हाई कोर्ट ही सही होगा। ठीक है। विधायक सांसद से संबंधित कोई निर्वाचन विवाद तो उसका मूल कोर्ट हाई कोर्ट है, यानी पहले मामला हाई कोर्ट जाएगा, बाद में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हाई कोर्ट जाएगा। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बीच में वो कहीं नहीं जा सकता है। क्लियर बात? आई होप इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को। आगे आते हैं। लिखा हुआ भारत के संविधान में 15वें संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई। ठीक, यह संशोधन 1963 में पारित किया गया, 1963 में यह संशोधन पारित किया गया, और इसमें कौन सा सही है? तो हाई कोर्ट, वैसे जनरली आप देखते हैं तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी रिटायरमेंट की आयु 62 नहीं 60 होती है ना? लेकिन यहाँ पर 62 लिखा हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है या सच है? तो देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट की यदि आप बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 साल है। हाई कोर्ट के जजेज की जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 साल है। ठीक है। इस रिटायरमेंट से पहले पद कैसे खाली हो सकता है? तो मृत्यु हो जाए तब खाली हो सकता है, त्यागपत्र दे दें यानी रिजिग्नेशन दे दें तब खाली हो सकता है, या महाभियोग जैसी प्रक्रिया के थ्रू हटा दिया जाए यानी संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटा दिया जाए तब पद खाली हो सकता है। क्लियर है बात? तो यहाँ ये भी स्टेटमेंट सही है आपका, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे रिटायरमेंट की एज, मैक्सिमम एज की बात, तो आप सुप्रीम कोर्ट की जज 65 ईयर, हाई कोर्ट का जज 62 ईयर। ठीक है। यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं ये 65 साल तक ही रह सकते हैं। स्टेट पीसीएस के जो मेंबर होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के जो मेंबर होते हैं, वो 62 साल तक। ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड बातें। सीएजी के लिए क्या है? सीएजी के लिए 65 ईयर यानी 65 साल तक। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके यहाँ फैक्चुअल डेटा में पूछी जाती हैं। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। साथ जरूर बताइएगा अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है। साथ ही साथ ध्यान रखिए मेरे भाइयों कि हमारे यहाँ स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंप्लीट यानी कंप्लीट सारगर्भित अप्रोच के साथ तैयारी कर सकते हैं। एक बैच है आरंभ। आरंभ के द्वारा हम लोग, आरंभ एक प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा कंप्लीट सारगर्भित अप्रोच के साथ होलिस्टिक वे में आपकी तैयारी कराते हैं। इसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बिल्कुल फ्री रहता है, और प्री और मेंस के लिए हम आपको 1100 प्लस घंटे पढ़ाते हैं। ठीक है। प्री और मेंस के लिए 1100 प्लस घंटे, 1100 प्लस घंटे पढ़ाते हैं। साथ ही साथ प्री के लिए अलग क्रैश कोर्स, मेंस के लिए एनसीईआरटी और आंसर राइटिंग कोर्स, प्री की प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू कोर्स, 4 साल की वैलिडिटी, मेंटरशिप, करंट अफेयर मैगजीन ये भी प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं प्लेटिनम में। और सिर्फ क्लासेज, अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो ये मिलता है आपको गोल्ड में। ठीक है। हाँ, ये बात समझिएगा कि 23 फरवरी से आपका ये फाउंडेशन बैच 20 यानी आरंभ का 20वां बैच स्टार्ट हो रहा है 23 फरवरी से। इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे स्टडी आईक्यू के, तो आपको फीस थोड़ी ज़्यादा नज़र आएगी। फीस आपको थोड़ी ज़्यादा नज़र आएगी तो आपको ये कोड अप्लाई करना होगा VL लाइव। हर फैकल्टी का अपना अपना कोड होता है। ठीक है। मेरा है VL लाइव। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, यानी आपको अधिकतम डिस्काउंट इससे मिलेगा। कहाँ अप्लाई करेंगे आप? तो इसके लिए आपको जाना होगा मेरे भाई studyaiku.com पर। studyaiku.com पर आप जाइए। studyaiku.com पर जब आप जाएंगे, अगर आप जाएंगे studyaiku.com पर, तो आप यहाँ देखेंगे कि स्टेट पीसीएस के बाद आप सेलेक्ट करिए यूपी पर। यूपी पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आरंभ आएगा, यहाँ बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तब आप कोड अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ क्लिक करके आप बैचेस के बारे में सारी जानकारी भी ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करिए 9289996923। यहाँ आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए। नमस्कार।